नमस्कार साथियों, फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशु जैन आपकी डिमांड पे लेके आया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 मेंस के लिए। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए कि यूनिट थ्री लेके आइए, और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूनिट 3। हम इसे यूनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, विद एग्जांपल्स देखेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, और ये आपका पूरा यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप का कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ डले हुए हैं। और अब ये थर्ड यूनिट के साथ ही आपका पूरा एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, देर किए बिना हम यूनिट थर्ड को देखना चालू करते हैं। यूनिट थर्ड जो है वो बेसिकली किसके मामले में है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के मामले में है। हम पहली दो यूनिट में देख चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था कि कैसे बिजनेस को खड़ा किया जाए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाए, उसके बेसिस पे था। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, बिजनेस हो चुका है। अब सरकार का भी एक पर्सपेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सरकार कैसे, सरकार के नुमाइंदे जो एग्जीक्यूटिव हैं, कल आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे और सिलेक्ट होकर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो बहुत सारी तकलीफें आपको भी फेस करनी पड़ेंगी। सरकार के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए आपको बहुत अच्छा काम करना उसके अंदर में आना चाहिए, या चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। तो सरकारी महकमे में मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, वही बात करता है ये चैप्टर। चलिए चालू करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, आपके सिलेबस का फर्स्ट बुलेट जो है, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज के चैप्टर में हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अलग से कवर करेंगे, इसको हम अलग से कवर करेंगे लेक्चर सेकंड के अंदर में। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका सिलेबस है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर सिलेबस की कॉपी ज़रूर देता हूँ, जिससे आपको सिलेबस याद रहे कैसे करना है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है, दिस इज द थिंग, इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, सबसे पहले क्यों ज़रूरत है मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों है, या एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, दोनों ही एंगल से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि क्या है, public administration is the backbone of governance and effective management is crucial for delivering public services efficiently। लोक प्रशासन शासन की आधारशिला है और सार्वजनिक सेवाओं की कुशलता पूर्वक वितरण के लिए प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, कल जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करना है, उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। उस काम को आप अकेले नहीं कर सकते, उसको आपको पूरी टीम लगेगी, और जब आपको अंजाम तक काम पहुंचाना है तो सबको डिसेंट्रलाइज तरीके से डेलीगेट ऑफ पावर करना पड़ेगा, उनसे रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। इट्स अ टीम एफर्ट, ग्रुप एफर्ट ये होता है। वो ग्रुप में कैसे एफर्ट आप मारेंगे कि जिससे जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, वो पूरी धराल तल पर उतरे और सक्सेसफुल तरीके से उतरे। ये काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का है, सरकार के अधिकारियों का है और कर्मचारियों का है। चलो आगे, अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन करना, क्या पॉलिसी बनेगी, उसकी पॉलिसी के लिए प्लानिंग किस तरीके से की जाए। एक सरकार ने अगले 5 साल का एजेंडा रखा, जैसे मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात चलती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार का 500 बिलियन का सरकार ने टारगेट रखा है कि जब इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगा, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन होगा, वो 500 बिलियन का होना चाहिए। ये हमने प्लानिंग कर ली। अब इस प्लानिंग के अनुरूप पॉलिसी फॉर्मेशन होगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि भोपाल के अंदर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें लगभग 18 से 20 नई पॉलिसी सरकार लेके आई है। एयरपोर्ट पॉलिसीज नई है, मेडिकल पॉलिसीज नई है, स्टार्टअप के लिए नई है, आईटी पॉलिसीज है, तेंदुपत्ता, बीड़ी, स्टील क्लस्टर्स बना रहे हैं उसके अंदर में, सिल्वर क्लस्टर, सिल्वर पॉलिसी, ये सारी नई पॉलिसी सरकार लेके आई है। ये किसके लिए? कि तेजी से मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो सके, डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। सरकार की प्लानिंग क्या है? 500 बिलियन डॉलर पे हमें क्या करना है, जीडीपी, हमारी स्टेट जीडीपी होना चाहिए, और वो उसी के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर है? तो प्लानिंग हमारा 5 साल का अगला प्लान ये है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन करना, किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर्स, हिरार्की कैसे होगी,
कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उसके लिए भी हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है। इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, हमारे जो ह्यूमंस हैं उनको मैनेज करना, आला अधिकारी प्यून से लेकर ऊपर तक वरिष्ठतम अधिकारी तक, ये सारा मैनेजमेंट देखना एक सरकार के लिए चैलेंज होता है। चैलेंज के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी होता है। तो सारा का सारा एचआरएम मैनेज करने के लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। कौन कब जाएगा, कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, कैसे काम कर रहा है, काम किसकी जवाबदारी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हमें एचआरएम को भी मैनेज करना पड़ता है। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रिसोर्सेज सरकार के पास बहुत लिमिटेड हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है सरकार के पास। हम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। उन रिसोर्सेज में से भी सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ है, शिक्षा में कितना खर्च करना है ना, रोड बनाने में कितना खर्च करना है, दूसरी चीज़ों में और कहाँ खर्चा करना है, सब्सिडी सरकार जो बांट रही है, रेवड़ी कल्चर जो आजकल चल गया है ना, आप देखते हो लाडली बहना योजना में पैसा दिया जा रहा है, लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये दिया जा रहा है, दूसरी चीज़ों में भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये जो पैसा बांटा जा रहा है ये कैसे मैनेज किया जाए, कैसे सरकार प्रायोरिटी रखती है। अक्सर आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि मोहन यादव की सरकार ने बीच में अभी बहुत सारे लोन लिए, 5,000 करोड़ का लोन उठाया, फिर 5,000 करोड़ का लोन उठाया। तो बार बार मल्टीपल लोन्स ये लिए जा रहे हैं। ऑल दो ये अपनी वेल विद इन द लिमिट में है, बट सरकार को लोन लेने की आवश्यकता इसलिए ही पड़ रही है क्योंकि फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है। अगर लोन नहीं लेंगे तो जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं करी हैं, वो अधूरी रह जाएंगी। नेक्स्ट टाइम ना जनता वोट देगी और ना ये सत्ता में आ पाएंगे। तो एक एंगल पॉलिटिकल है, एक एंगल है कि भाई जो पूरा सुचारू रूप से ढांचा बना हुआ है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से चलता रहे, उसके लिए भी हमें क्या जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आगे की चीजें देखते हैं। नेक्स्ट क्यों जरूरत है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये कोई समस्या आया है तो समस्या का समाधान कौन करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। कैसे करेगा, साथ में करेगा, इंडिविजुअल करेगा, सरकार मिलके संगठन के साथ काम करेगी। वो सारी की सारी समस्याएं यहाँ पर देखी जाती हैं। लीडरशिप एंड मोटिवेशन। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अच्छे लीडर की होना बहुत ज़रूरी है, जो मोटिवेशन दे सके, अपने लोगों से काम करा सके। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर में आती हैं, आपकी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। इथिक्स का होना जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा हो जाएगा, इथिक्स नहीं होगा, तो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार अपना पहुंच जाएगा। जिसको जो काम दिया गया है वो जवाबदारी से वो काम उतने समय में पूर्ण करे, उतने ही अमाउंट में पूर्ण करे। तो इथिक्स की भी ज़रूरत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नया नया इनोवेशन लेके आया है, जैसे भारत सरकार का एक इनोवेशन जैम पोर्टल। जैम पोर्टल के थ्रू जितने भी सरकारी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी खरीदारी होना चालू हो गई, जिससे कई हद तक भ्रष्टाचार रुक गया। तो इनोवेशन, समय समय से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सरकार अब इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। बैंकिंग सिस्टम में आप देखेंगे तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर में आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी फील्ड में भी आप देखेंगे तो आपको नई नवेली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है सरकार ने, जिससे आगे आने वाला समय क्या है बच्चों, भविष्य एआई का है। आप भी अपने लेवल पे एआई को सीखें, समझें और उसको कैसे यूज़ करके हुए हम पैसा बना सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स में कैसे मैं अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकता हूँ, कंटेंट ढूंढने में वो कैसे हेल्प कर सकता है, इसमें भी एआई का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हर जगह सरकार पैसे नहीं डाल सकती है, हर जगह सरकार पैसे नहीं डाल सकती है। तो सरकार क्या करती है, पब्लिक से बुलाती है, निजी कंपनियों को बुलाती है और उनको ऑफर देती है कि आप ये प्रोजेक्ट हमारे साथ मिलके बनाइए, इसमें इतना खर्चा आ रहा है, इतना पैसा आप दीजिए, बदले में हम आपको 20 साल का इसका लीज दे देंगे। आप जितना भी रेंट है, रेवेन्यू है, वो आप हम खुद भी शेयर कीजिए, कुछ हमको भी दीजिए। तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल पे बहुत सारे चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे अपनी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, उसको पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया गया है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स, बहुत सारे रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का पीपीपी मॉडल पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या है, पीपीपी। सरकार पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा बहुत कम है,
और उस पैसे का सही इस्तेमाल सरकार को करना है। तो सरकार उस जगह खर्चा करती है जहाँ पर कोई और पीपीपी मॉडल पर खर्चा नहीं कर सकता, जहाँ से प्राइवेट से पैसा नहीं आ सकता। गरीब लोगों के लिए सब्सिडीज देना ये सरकार का पोर्शन है, तो सरकार वहाँ पैसा खर्च करती है, और प्राइवेटली जहाँ लोगों को रेवेन्यू मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वहाँ प्राइवेट लोगों को बुला के पैसा लगवाया जाता है। नैतिकता और उत्तरदायित्व, नेक्स्ट इज लोक प्रशासन में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक निजी सहयोग, पीपीपी मॉडल। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं जो आपको देखने अच्छे से और लर्न करने हैं। हम क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इसके अंदर की आप लैंग्वेज लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और कहाँ जरूरत पड़ती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। पूरा आपने देखा होगा जब भी किसी जिले में किसी राज्य के अंदर में आपदा आती है तो पूरी मशीनरी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट, है ना, और सारे डिपार्टमेंट मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी क्या गाइडलाइंस होंगी, जब कोई डिजास्टर आएगा तो कैसे काम चलेगा। हाल ही में हरदा में एक मॉक ड्रिल करी गई जहाँ पर रेलवे स्टेशन में दो ट्रेनें कोलाइड कर गई, तो कैसे एनडीआरएफ काम करेगी, कैसे एसडीआरएफ काम करेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पेश की गई, दिखाया गया, लोगों को ट्रेन किया गया, लोगों को क्या करना है। ये टाइम टू टाइम एसडीआरएफ एनडीआरएफ अपने कैंप्स लगाती है, लोगों को अवेयर करती है। ये सारा का सारा क्यों, डिजास्टर में। कल को कोई आपदा आएगी तो उस आपदा में हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। हम जितनी भी तरक्की कर रहे हैं जीडीपी के नाम पे, पर कैपिटा के नाम पे, वो सब में कहीं हमें देखना है हम पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप कर रही है सरकार, जो कर रही है उसमें मुख्य भूमिका में कौन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन की आरामदायक जिंदगी बनाने के लिए सरकार ई गवर्नेंस का मॉडल लेके आया है। ई गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें करती हैं, घर बैठे बैठे फॉर्म्स भरना, बिजली का बिल का पेमेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सिटीजन सेंट्रिक के अंदर में आती हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। हम बहुत सारी ट्रीटीज विदेश में करते हैं, डब्ल्यूटीओ की, डब्ल्यूएचओ की, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटी करते हैं। जैसे भारत का एक टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारा होना चाहिए, तो जब उनको फुलफिल करना है तो सरकार अपने पॉलिसी इस तरीके से बनाती है। इसलिए आप देखोगे भारत में तेजी से सोलर पावर प्लांट्स का विकास हुआ है, बहुत जगह जगह सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में आप देखोगे तो हमारी 4th रैंक है। आप जब सोलर पावर एनर्जी के अंदर में जाएंगे तो जगह जगह, चाहे रीवा पावर प्लांट हो, ओमकारेश्वर हो, नीमच हो, मुरैना में नया लग रहा है, ये सब जो नेट कार्बन जीरो एमिशन है वो सारे स्टेट को जो टारगेट दिया गया है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो हमें देखने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ इनका ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इनके आगे। अब इनके अंदर कैसे लिखना है तो आप लिख सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे देखते हैं हम, और हमें क्या देखना है इसके अंदर में। नेक्स्ट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। क्या होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, पहले कैसे होता था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी क्या है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एक बहुत डिबेट है, क्या अच्छा है क्या बेटर है। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह अलग अलग हैं, दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, और दोनों ही सरकार टाइम टू टाइम इस्तेमाल में लेती है। चलिए समझते हैं। टू सिग्निफिकेंट पैराडिम्स हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, while both emerge as responses to the limitation of traditional bureaucrat models, they differ in their goals, principle and approaches। ये दोनों ही किसके लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए, लेकिन इनका गोल जो है वो अलग है, प्रिंसिपल्स दोनों के कंप्लीटली डिफरेंट हैं, एंड अप्रोचेस भी डिफरेंट हैं। बड़ी ही यूनिक और अलग तरीके की अप्रोचेस दोनों के अंदर में देखने को मिलती हैं। तो नया लोक प्रशासन एनपीए और नया लोक प्रबंधन
लोक प्रशासन के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं। क्या है? दो महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं, जबकि दोनों पारंपरिक नौकरशाही मॉडल की सीमाओं के जवाब के रूप में उभरे हैं। वे अपने लक्ष्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण में क्या हैं? भिन्न हैं। नीचे दोनों के बीच में एक विस्तृत तुलना दी गई। आगे आपको इसकी दोनों क्या मिलेगी? विस्तृत तुलना आपको देखने को मिल जाएगी। आगे समझते हैं, चलिए। तो यहाँ आपको डिफरेंशिएट देखने को मिल जाएगा। ये आ गया सबसे पहले न्यू पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए। कब इमर्ज हुआ? 1960 से 70 के दशक के बीच में ये क्या हुआ? इवॉल्व होना चालू किया। कैसे इवॉल्व हुआ? एज दी सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स, सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स के तौर पे ये हुआ। एग्जांपल, सिविल राइट मूवमेंट्स, लोगों को सिविल राइट देने के नाम पर ये क्या हुआ? चालू हुआ था। इसके अंदर क्या है? फोकस करता है इश्यू ऑन सोशल इक्विटी। किस पे फोकस कर रहा है? सोशल इक्विटी पे फोकस करता है, जस्टिस पे फोकस करता है, एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इसके अंदर में हो, लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी बात रख सकें। सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, तो जनता को तो बीच में रखो। जनता से तो पूछो क्या चाहती है जनता, आखिर क्या पब्लिक चाहती है देश की, उसको फोकस करता है आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब आया? 60 के से 70 के दशक के बीच में आया। कैसे चालू हुआ? सिविल राइट मूवमेंट्स के तौर पे इसको उस टाइम पर चालू किया गया था। की इवेंट क्या है? मिनिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में, वहां इसके बारे में सबसे पहले जिक्र किया, विच लेड द फाउंडेशन फॉर एनपीए। और यहाँ पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुई? आधारशिला रखी गई, और फिर पूरी दुनिया ने अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करके अपने अपने देशों में इम्प्लीमेंट किया। आज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर कंट्री में, लगभग हर कंट्री में इसको अडॉप्ट किया गया है और उसी बेसिस पर काम किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कब आया? 80 से 90 के दशक में इसको देखने को मिला। ये किसके रिस्पॉन्स में आया था? ये आया था इकोनॉमिक क्राइसिस। उस टाइम में दुनिया भर में क्या थे? आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, बड़े स्लो डाउन हो रहे थे, इकोनॉमी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रही थी, रिसेशन का ज़माना था, है ना। उसी टाइम पे इंटरनेट या जो आपका आईटी बूम था वो भी उसी टाइम पे, इंटरनेट आईटी बूम उसी टाइम पे आ रहा था। तो उन सब में ये इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला और इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। और उसी बीच में क्या देखा गया? जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इनएफिशिएंसी देखी गई कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक तरीके से ये जो आर्थिक गतिविधियां उनको चलाने में मैनेज नहीं कर पा रही है। और उस समय सरकारों को लगा नया मॉडल की ज़रूरत है, और उसी समय हम क्या लेके आए? न्यू मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम इसके अंदर में लेके आए। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था? इकोनॉमिकल पॉलिसीज एंड द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, एक देश का अधिकारी दूसरे देश में देख रहे थे कि वहाँ कैसे सिस्टम से काम किया जा रहा है, कैसे वहाँ सर्विस दी जा रही हैं, अधिकारियों को क्या राइट्स है, ये सब देखते हुए एक देश से जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ इकोनॉमी भी बूस्ट होना चालू हुई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स भी बढ़ना चालू है, और उनके साथ बहुत सारी समस्याएं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था, आला अधिकारी एग्जीक्यूटिव्स को देखना था, उस बीच में से ये न्यू एनपीएम निकल के इसके अंदर से आया। फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी, ये किस पे फोकस करता है? एफिशिएंसी से तत्काल काम करने में बिलीव करता है। मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लेके आए, जो मार्केट की डिमांड है उनके बेसिस पे रिफॉर्म्स लेके आना चाहिए। और इसके बाद में मैनेजरिज्म, और उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो एफिशिएंसी पे फोकस है, मार्केट ओरिएंटेड है, और मैनेजरियलिज्म के बेसिस पे। ठीक है, ये तीन इसके पॉइंट हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे बात करता है ये। एफिशिएंसी पे बात करने के बाद मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट जैसा चल रहा है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। तीसरा मैनेजरिज्म, मैनेजमेंट करना है सारी चीज़ों का, मैनेजरियल करो आप। जैसे बड़े बड़े कंपनी में एमडी वगैरह होते हैं वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऐसे ही हमें भी यहाँ पर उस मैनेजरिज्म लेके आना चाहिए, काम को प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू करना चाहिए। ये इसका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के की पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में देखा, यहाँ क्या देखा था? ये किस के बेसिस पे है? न्याय के बेसिस पे, समानता के बेसिस पे, और नागरिक भागीदारी के बेसिस पे बात करता था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीए बात कर रहा है समानता पे, न्याय पे, नागरिक भागीदारी पे, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बात करता है आपके
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, मार्केट ओरिएंटेड है, और मैनेजरिज्म पे बात करता है। एफिशिएंसी मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मैनेजरिज्म इसके अंदर में होना चाहिए। ये दोनों डिफरेंस है। आपसे अगर पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन लिखोगे ही लिखोगे। दे आर फोकस, एनपीए इज फोकस्ड ऑन सिटीजन सेंट्रिक, है ना, एडमिशन की बेसिस पे। यहाँ पर एफिशिएंसी मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स है। न्याय के बेसिस पे एनपीए है, मार्केट ओरिएंटेड ओरिएंटेड एनपीएम है। तो अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच किसकी है, एनपीए की, एनपीएम की, तो आपको मालूम होना चाहिए एनपीएम की है। जस्टिस की बात कौन करता है, एनपीए करता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन दोनों पॉलिसीज के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बात करती है, सोशल इक्विटी की, डिसेंट्रलाइजेशन की, ह्यूमनिज्म की, और रेलिवेंस की। ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको अच्छे से समझ के साथ साथ आंसर लिखने में भी आसानी हो जाएगी कि कोर प्रिंसिपल क्या है। आप एक्सपेक्ट करें ये यहाँ से एक एनपीए से या एनपीएम से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और आपको ये इतना सरलता पूर्वक मैंने जो बताने की कोशिश करी है, इससे आप आंसर इजीली लिख सकते हैं। सोशल इक्विटी सामाजिक सौहार्द की बात करता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है, मानवतावाद की बात करता है, और प्रासंगिकता की बात करता है, रेलिवेंस की बात करता है। नेक्स्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किसकी बात करता है, एफिशिएंसी, काम में एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाइए, आप उसकी क्षमताएं को बढ़ाइए, दक्षता बढ़ाइए। मार्केट ओरिएंटेशन, बाजार में क्या चल रहा है, बाजार क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना, उसके अकॉर्डिंग टैक्स स्ट्रक्चर रखना, उसके अकॉर्डिंग ही संग। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोदी जी को ये बात समझ में आ गया कि हमें अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना चलेगा। लाल फीताशाही को हटा के, रेड टेपिज्म को हटा के रेड कार्पेटिज्म लेके आना पड़ेगा। आइए आप हमारे, आइए हम आपको सब सुविधाएं देंगे, जमीन सस्ते दामों पे देंगे, बिजली सस्ते दामों पे देंगे, कानून में बचा के रखेंगे, टैक्स आपसे कम लेंगे, आप आइए प्रोडक्शन कीजिए। क्यों कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी इससे ग्रो करेगी, लोगों को रोजगार मिलना चालू होगा। इस उद्देश्य के साथ सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और उसका फर्क भी देखने को मिल रहा है। भारत तेजी से अग्रसर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, और हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या था। मैनेजलिज्म हो गया, प्रबंधकीयता, कस्टमर फोकस, ग्राहक फोकस है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी, विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता। तो ये सब चीजें हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मार्केट की बात करता है, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लोगों की बात करता है, लोगों का फोकस्ड है। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बात कर रहा है, मार्केट ओरिएंटेड बात कर रहा है। यहाँ पर आपको कंपटीशन की भावना देखने को मिलेगी, यहाँ पर ह्यूमन को सेंटर में रखा हुआ है। जनता जो चाहती है वो है, वहाँ मार्केट जो चाहता है वो उस पर बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोल क्या है, गोल्स देख लीजिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल क्या है, टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव टू सोसाइटल नीड्स। समाज की जो नीड्स हैं उन पर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स मिले सरकार के करिए। जैसे 181 है, आरटीआई है, ये क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही हम देन मान सकते हैं, इनका एग्जांपल मान सकते हैं। आरटीआई, सरकार से आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप वहां पर रिस्पॉन्स दे, क्विकली रिस्पॉन्स दिया जाए। सरकार नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर दिया, वहाँ शिकायत दर्ज करा दी, जिससे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या समस्या आ रही है, फिर वहाँ एक्शन लिया जाएगा। टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, सब में समानता पूर्वक सोशल जस्टिस और इक्विटी है उसको प्रमोट करना। टू एम्पावर मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जो निम्न मध्य वर्ग के ग्रुप हैं, निम्न आय वाले ग्रुप हैं, उन लोगों को प्रमोट करना, उनको किसी न किसी तरीके से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, और उनका भी विकास करना, ये आपका एनपीएम बात करता है, एनपीए बात करता है। दूसरा, टू एनहेंस सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, सिटीजन पार्टिसिपेशन में गवर्नेंस को बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे pm.gov.in एक वेबसाइट है, आप सरकार कोई नया कानून लेके आना चाहती है, आप सरकार को किसी बात पर सलाह देना चाहते हो, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। आप अपना नाम डालिए, नाम डालना है नहीं डालिए, वहाँ सरकार को जो आपको सजेशन देनी है वहाँ देखिए। सरकार उन सजेशंस पे काम करती है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है, पीएमओ के अंदर बैठता है, जो ये सारी की सारी चीज़ें देखता है, और आपके जो विचार हैं, जो सजेशंस हैं, सरकार सुनती है, समझती है, और उनको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयत्न करती है जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर सरकार को लगता है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं आगे किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, वो भी हम देखते हैं।
चलिए, अब एनपीएम के क्या गोल हैं, एनपीएम के भी हम गोल देख लेते हैं कि क्या गोल हैं एनपीएम के। चलिए, सबसे पहला है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो आप सेवाएं तो दे रहे हैं, सेवाएं मिल भी रही हैं लोगों को, लेकिन टाइम से सेवाएं मिले। राशन कार्ड बनवाया था, 1 महीना हो गया, अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा गया है, कब राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ब्यूरोक्रेसी। कम पैसे में ज्यादा काम हो सके, जहाँ 2 लोग लगते हैं वहाँ 4 लोगों का अपॉइंटमेंट ना हो सके, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी बोलती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करो, ब्यूरोक्रेसी को कम करो, ब्यूरोक्रेसी कम होगा तो इसी पे एक हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कोट दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये थ्योरी वो है, वो यहीं से आती है। मिनिमम गवर्नेंस लिख लीजिए आप लोग, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो और गवर्नेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड इनोवेशन इन पब्लिक सर्विसेज। इसी के लिए नीति आयोग बहुत सारे क्या करती है, इंडेक्स अलाउ करती है। स्वच्छ भारत मिशन एक कंपटीशन बढ़ाया राज्यों के बीच में कि आप जितना ज़्यादा साफ सफाई रखोगे उतना ही आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और उतना ही फंड आपको अलॉट किया जाएगा। बहुत सारे इंडेक्स सरकार ने निकालना चालू कर दिए, हॉस्पिटल के लिए इंडेक्स, एजुकेशन के लिए इंडेक्स, स्वच्छ भारत के लिए नीति आयोग के इंडेक्स आ रहे हैं, ये इसी के लिए। कंपटीशन की भावना को बढ़ाना, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो राज्य इनोवेशन करती है और इसी के परिणाम स्वरूप आप इंदौर को देख रहे हैं 7 बार से लगातार पहले नंबर पे आ रहा है स्वच्छ भारत मिशन में। आप देखेंगे इंदौर जो आता है वो इंदौर की तारीफ करता है। इंदौर ने अपने आप को गियर अप किया इनोवेशन के लिए, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया और रिजल्ट आप देख रहे हैं, हम 7 बार से लगातार पहले नंबर पे आ रहे हैं और 8वीं और हम बढ़ रहे हैं। चलिए आगे है टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। जो काम दिया गया है, जो टारगेट दिए गए हैं, बोला है 2025 तक ये काम होना है, तो 2025 की उस डेट तक वो काम हो जाए। ये पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट बेस्ड होना, ये नहीं कि जो आपको डेट्स दी गई थी वो डेट्स छूट रही हैं, लैग कर रहा है। प्लानिंग कमीशन इसी में से एक था जिसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। 5 साल की पंचवर्षीय योजना लेके आते, हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसका 25 से 30% भी कंप्लीट नहीं हो पाता था प्लानिंग कमीशन के अंदर, इसलिए प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसकी जगह एक नई बॉडी लेके आए जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का काम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट कराना और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेजी से ग्रो कराना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। तो ये है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस। चलिए, तो हमने गोल्स उधर के भी देख लिए और इधर के भी आपके हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रोचेस, क्या अप्रोच है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? अप्रोच जो है नॉर्मेटिव अप्रोच है, फोकस ऑन व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी, कैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये इस पर बात करती है। ये मैनेजरियल अप्रोच पर फोकस करती है, फोकस ऑन हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी मेड मोर एफिशिएंट, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। ये बोलती है कि व्हाट पब्लिक कैसा होना चाहिए, एनपीए बोल रहा है, कैसे और अच्छा कर सकते हैं ये एनपीएम बोल रहा है। कैसा होना चाहिए एनपीए, कैसे और अच्छा कर सकते हैं एनपीएम। दूसरा पॉइंट, एम्फेसाइज वैल्यूज लाइक इक्विटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, ऑलरेडी हम देख के आ चुके हैं। ये किस पे बोलती है? रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, आउटकम परफॉर्मेंस बेस्ड बात करता है एनपीएम आपका। नेक्स्ट इज क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी फॉर बीइंग रिजिड एंड अनरेस्पॉन्सिव, ये क्रिटिसाइज करती है जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, जो नई चीजें अडॉप्ट नहीं करना चाहती, आलसी है, आलसी इन द सेंस कि नई चीजें को अडॉप्ट करके तेजी से इंक्लूड करे। रिलेक्टेंसी जो दिखाई जाती है, आलसी की जगह बोलूंगा, रिलेक्टेंसी जो दिखाई जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उसको क्रिटिसाइज करती है। ये क्रिटिसाइज करती है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी फॉर बीइंग इनएफिशिएंट एंड वेस्टफुल, जहां 5 लोग काम कर सकते हैं उस महकमे के अंदर में 10 लोग 12 लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बीएसएनएल, जब तक एयर इंडिया थी, सरकार के पास थी, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज थे, टाटा ने जैसे ही टेक ओवर किया उसका तो उसके बाद से आप देखेंगे बहुत सारे कर्मचारियों को उन्होंने ले ऑफ कर दिया और उसके बाद से बहुत सारी चीजें उन्हें एफिशिएंट मैनर में करना चालू कर दी। एक काम के लिए 2-2 3-3 लोगों को हायर किया जा रहा है और तीनों लोग भी वो काम नहीं कर रहे हैं, ये इसको क्रिटिसाइज करता है आपका एनपीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट,
क्या काम है रोल गवर्नमेंट का इसके अंदर में? द गवर्नमेंट इज सीन एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस के लिए सरकार एज अ फैसिलिटेटर इसके अंदर में देखी जाती है। प्लस फोकस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज टू एड्रेस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए सरकार एनपीए का सहारा लेती है। एडवोकेट्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, सारे जितने भी रिसोर्सेज है उन पर समान अधिकार सबका है, ये एनपीए इस पे फोकस करता है। एनपीएम किस पे फोकस करता है? एनपीएम फोकस करता है द गवर्नमेंट इज सीन एज सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ सरकार कहती है मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना, धंधा करना लोगों का काम है, मैं सिर्फ सर्विसेज दूंगी लोगों को, जनता को और बिजनेसमैन को। दूसरा, फोकस ऑन मार्केट बेस्ड सोल्यूशन एंड प्राइवेटाइजेशन। मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इस पर फोकस करती है। थर्ड, एडवोकेट फॉर अ मिनिमलिस्ट स्टेट विथ रिड्यूस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस डिलीवरी। जितनी भी सर्विस डिलीवरी हो रही है उनमें मिनिमलिस्ट, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे फोकस करने की बात करता है आपका एनपीएम। मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये इसका मेन काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स इन प्रैक्टिस, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनपीए जो है वो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, जिसमें पंचायत को और आपके जो नगर निगम को पावर्स दी गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई, वो एनपीए के थ्रू था। डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात की जाती है कि सब लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, उसी के तहत हमने 73 74 अमेंडमेंट लेके आए। मनरेगा, सोशल इक्विटी लेके आने में, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम मनरेगा के तहत रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, किसी भी बुक में आपको देखने को इस तरीके से डिटेल एलैबोरेट नोट्स नहीं देखने को मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके यहाँ से क्वेश्चन भी फंस जाएंगे एज इट इज अगर आप पढ़ेंगे। आरटीआई, लोगों को ज्यादा पावर देना ट्रांसपेरेंसी के लिए और सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 मध्य प्रदेश के अंदर में भी आप इसका नोट कर सकते हैं। ये किस पर फोकस है? न्यू एनपीएम, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बढ़िया सर्विस मिल चुके हैं, हमारे रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप देखते हैं जब कमलापति रेलवे स्टेशन में आप जाएंगे, वहां आप देखेंगे किस तरीके से चकाचक क्लीनिंग है, एकदम ऐसा लगता है आप विदेश के किसी एयरपोर्ट के अंदर में आ गए हैं, जबकि वो इंडिया का ही एक रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट हाथ में है। तो ये इसकी बात करता है, वकालत करता है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया की ये बात करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो जितना अच्छा काम करे उसकी सैलरी दो, क्यों सबका डीए बढ़ाना है? अभी क्या होता है, सारी जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनका साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है। अब जो नया आपका पे कमीशन आ रहा है ना, 7th पे कमीशन के बाद अब 8th पे कमीशन आने वाला है, उसमें यही बात की गई है कि जो लोगों की सैलरी हाइक हो वो उनके परफॉर्मेंस बेस्ड पे होना चाहिए, ना कि सरकार का जो नेचुरल परफॉर्मेंस होता है डीए बेसिस पे महंगाई भत्ता होता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, वो हाई हो जाएगी और अच्छी सर्विस देखने को मिलेंगी अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट बुलेट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगेंगे। मैंने बहुत सरल भाषा में की पॉइंटर्स के साथ आपको बताने की कोशिश की है, विद एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आप कोशिश कीजिएगा आप एग्जाम्पल्स उसके अंदर में डालें, जितने आप एग्जाम्पल्स डालेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। शुक्रिया, इसी तरीके से आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हम रिसेंट अपडेट डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।